सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आप मेरे साथ देख रहे हैं 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां हम 25 क्लास में पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी कवर अप कर रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसमें लक्ष्मीकांत, डीडी बासु जैसी सारी बुक्स हम कवर अप करते चल रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कवर अप करेंगे। पिछली क्लास में हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को कवर अप कर लिया है। तो अगर आप पहली बार आए हैं, फटाफट फटाफट पूरी सीरीज को देखो। इसके बाद से सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, सारे क्वेश्चन, पॉलिटी की टेंशन खत्म, इन शॉर्ट, है ना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम सबने सुना हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन यूपीएससी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कैसे क्वेश्चन पूछती है। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली यूपीएससी सीएससी 2022 का क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर पूछा गया है, क्या उनका स्ट्रेंथ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या फिर अमेंडमेंट करके ऐड किया हुआ है, किस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी मिनिस्टर्स को क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत ही स्मूथली आप सभी से बनने लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपन क्वेश्चन देखेंगे, फिर फटाफट टॉपिक पे आएंगे। ये भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यूपीएससी का 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन सेम टॉपिक पे दिखता हुआ नजर आता है। तो इफ वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सबसे पहले आप सभी को पता है इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है, राइट। तो हमें पता है सर, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी रिपीट कर रहा हूं, ही इज कॉल्ड एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या फिर इनको नॉमिनल हेड कहते हैं। नॉमिनल हेड कहने का मतलब क्या है सर? संवैधानिक रूप में सबसे बड़े मुखिया, मतलब बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ही इज कॉल्ड एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो आपको प्राइम मिनिस्टर दिखाई देंगे, ही इज कॉल्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव। क्यों कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव? क्योंकि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस जो लेते हैं उनको एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। That is the reason why this prime minister and along with his council of ministers they are actually having the real power, because इनकी सरकार होती है, इनके लिए दिए मतलब इनके दिए गए डिसीजंस को प्रेसिडेंट साहब भी कहीं ना कहीं बाइंडिंग होता है उनके ऊपर में, राइट। तो दे आर कॉल्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो आप देखो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को पॉलिटी की एक टर्म में हम बोलते हैं डी ज्योर, और रियल एग्जीक्यूटिव को हम पॉलिटी के टर्म्स में बोलते हैं डी फैक्टो। तो ये आपको बेसिक से डिफरेंस दिखाई देंगे। प्रेसिडेंट साहब की पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेसिडेंट साहब को सर हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। हेड ऑफ द स्टेट मतलब संविधान के मुखिया है, नॉमिनल हेड है, राइट। कहीं ना कहीं इनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर है इनको हम सर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि सर सरकार 5 साल में बदलती है, तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बदल जाए। इनफैक्ट 5 साल के पहले भी बदल सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कुछ पास होता है। तो सब कुछ को करेंगे डिटेल में एक एक करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठना, कुछ इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लगता है उसको नोट डाउन करते रहना। एंड यूपीएससी बाय रुपेश टेलीग्राम चैनल पे इस पूरी की पूरी क्लास को आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। एनीवेज गेटिंग स्टार्टेड विद दिस, सबसे पहले हम आते हैं सर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि आर्टिकल 75 में दिया हुआ। आर्टिकल 75 ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि प्रीसाइजली इस आर्टिकल में आपको प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट दिखता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो बाकी मिनिस्टर्स है उनका भी अपॉइंटमेंट दिखता है। कॉन्फिडेंस जो लेकर के आते हैं पार्लियामेंट में, उनकी सरकार बनते हुए दिखाई देती है। बहुत हद तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी एक रेलेवेंस आपको इस पार्टिकुलर आर्टिकल से दिखता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं आर्टिकल 75 की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई अ डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा डिटेल प्रोसीजर नहीं बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इतना एज होना चाहिए, ये कम्युनिटी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है सर, लोकसभा का इलेक्शन होगा, लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी और उस पार्टी के जो हेड होंगे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर फेस के रूप में होंगे इस पार्टी में, उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, वो ओथ दिलाते हुए प्राइम मिनिस्टर को नजर आएंगे। बहुत ही सिंपल है, हम सभी ने देखा हुआ है, बहुत ही नेचुरल सी चीज है। आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी सिंपल, बट प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीवन। ऑब्वियस सी बात है, प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति साहब अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं? मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे भी अपॉइंट कर देंगे बुला करके एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन? नो, ऑब्वियसली नॉट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में इतना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको ही अपॉइंट करेंगे जो मैंने आपको बताया, क्या, जो मेजोरिटी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर फेस के रूप में होंगे, जो मेजोरिटी पार्टी को लीड कर रहे होंगे, जिनको लोकसभा में अधिकतर सीट मिला होगा, उनको ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 75 के अंदर में दिया हुआ है। सो ही मस्ट फॉलो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, उनको पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को फॉलो करना चाहिए। एक और कमाल की बात,
इनफैक्ट एक इंसान जब प्राइम मिनिस्टर बन गया, सपोज करो मैंने इलेक्शन लड़ा लोकसभा एंड आई गॉट मेजोरिटी ऑफ सीट्स, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूं, मेरी पार्टी मुझे प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रही है, तो राष्ट्रपति साहब ने मुझे बुलाया, ओथ दिलाया, नाउ आई हैव बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में प्राइम मिनिस्टर के पास में इतना पावर है कि अगर वो किसी और भी इंसान को कोई भी मंत्रालय देना चाहते उनको वो मंत्रालय मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति साहब को कि देखो ये इंसान को मैं चाहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर बने, तो राष्ट्रपति साहब बोलेंगे ठीक है इनको भेजिए, ओथ दिला देते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर का ओथ लेकर के आएंगे, राष्ट्रपति ओथ दिलाएंगे, ही बिकम द डिफेंस मिनिस्टर। सर इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, इनको होम मिनिस्टर बना दीजिए, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, जिसका भी नाम प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे उस पर्टिकुलर इंसान को राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे, ओथ दिलाएंगे, उनको वो मंत्री वाला पद दे देंगे, ही विल बिकम मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ये भी आपको आर्टिकल 75 में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जिसकी सरकार होती है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज एक्चुअली द रियल हेड। रियल हेड क्यों है? क्योंकि सर उनके लिए गए डिसीजंस ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन मेजॉरिटी पार्टी एग्जिस्ट, मतलब प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं? सिंपल सी बात है सर, जो भी लीडर है आपके मेजॉरिटी पार्टी के लोकसभा में उनको पीएम बनाया जाता है। जैसे नॉर्मल केस में आप देखो वन पार्टी विंस मेजॉरिटी, जिसके जो रियल हेड है उनको पीएम बना दिया गया। अच्छा, अगर कहीं भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, 20%, 22%, 24%, 18%, ऐसे अलग अलग परसेंटेज में सबको वोट्स मिले, क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति अपना डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपॉइंट करेंगे उस इंसान को जिनको उन सभी पार्टीज में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके जो प्राइम मिनिस्टर फेस होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए या तो अपॉइंट कर देंगे या फिर कोई कोएलिशन कर ले। सपोज करो एक पार्टी उसको 20% वोट मिला, एक को 18% मिला, एक को 22% मिला, एक को 24% मिला, ऐसे अलग अलग परसेंटेज है, किसी का क्लियर मेजोरिटी नहीं, 50% से ज्यादा नहीं है, तो उनको लगेगा यार ये जो 24% वाला है ना, चलो इसका प्राइम मिनिस्टर फेस कौन है इनका लीडर, उनको बुलाते हैं, ओथ दिलाते हैं, लेट अस अपॉइंट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर। या फिर इनमें से किसी ने कोएलिशन कर लिया, अब इन दोनों ने आकर के कोएलिशन कर लिया, गठबंधन कर लिया, अब इनका जो प्राइम मिनिस्टर फेस है उनको बुला करके वो ओथ दिला सकते हैं, दैट इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऐसे किसी भी इंसान को ओथ दिलाने के बाद में, प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद में, मतलब उनकी सरकार बनाने के बाद में, राष्ट्रपति साहब उनको बोलेंगे कि भाई साहब अब आप लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी फिर से प्रूव करिए, शो द लोकसभा, शो द पार्लियामेंट दैट यू एक्चुअली हैव द मेजॉरिटी। तो ये जो कोएलिशन वाले लोग होंगे ना, इन लोगों को बोला जाएगा कि भाई आपकी कोएलिशन की गवर्नमेंट है, आप अपना मेजॉरिटी दिखाइए, तो ये लोग विप जारी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा पार्लियामेंट में विप क्या होता है। विप एक्चुअली एक प्रोसीजर है, मतलब एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जितने भी मेंबर्स हैं उस दिन असेंबली को अटेंड करते हैं, सारे पार्टी मेंबर्स उस दिन पार्लियामेंट आते हैं विप जारी करने के बाद में, और फिर आकर के वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति देखेंगे हाँ भाई देखो इनके पास में ना मेजोरिटी है, इन तीन लोगों का कोएलिशन बना था, इन तीन लोगों को जोड़ने के बाद में देखो इनके पास में 60%, 65%, 70% वोट है, मतलब दे हैव द एग्जैक्ट मेजोरिटी, ठीक है भाई इनकी सरकार। अगर कोएलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद भी आपके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, मतलब आपकी सरकार चली जाएगी, समझो इस चीज को। ठीक है, तो क्या लिखाएगा? प्राइम मिनिस्टर मस्ट सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा विद इन 1 मंथ। अगर ऐसा कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया गया है या फिर किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो राष्ट्रपति उनको प्राइम मिनिस्टर बना करके बोलेंगे 1 महीने के अंदर में भाई साहब आप हमें दिखाइए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपके पास में कॉन्फिडेंस है, आप सच में कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, बेसिकली किस हाउस में? लोकसभा में। अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं, आप प्रूव करिए, प्रूव कर दीजिए एंड यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, आपकी सरकार रहेगी। ठीक है, ये सबसे पहली बार कब हुआ था? 1979 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने अपॉइंट किया था किसको? चरण सिंह को, कोएलिशन लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इनको बोला था, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते ही 1 महीने के अंदर में कि आप अपना क्या कॉन्फिडेंस प्रूव करिए। तो कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस मतलब होता है सर मेजॉरिटी। अब एक चीज को आप लोग समझो अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। लोकसभा में 2 हाउसेस होते हैं, एक हाउस है सर आपका, मतलब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक है सर आपका लोकसभा और एक है आपका सर राज्यसभा। तो गवर्नमेंट जो बनती है वो कौन से हाउस की मेजोरिटी वाली सरकार बनती है? मतलब जो इलेक्शन होता है, हम लोग किस हाउस के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? हम आम लोग डायरेक्ट इलेक्शन में सर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा में जो इलेक्शन होता है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, मतलब जो भी हमारे देश में 18 साल से ऊपर का इंसान है वो लोकसभा की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जो आप देखते हैं ना लोकसभा का इलेक्शन होता है जिससे यूनियन गवर्नमेंट बनती है, और इस लोकसभा में जिस पार्टी के पास में बहुमत है, द पार्टी विच एंजॉयज द मेजॉरिटी इन लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर। वो सेंटर में सरकार बनाते हैं अगर उनके पास में मेजॉरिटी है तो, समझो इस चीज को। ठीक है, जिनके पास लोकसभा मेजॉरिटी उनकी सरकार बनती है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर लोकसभा में मेजॉरिटी है तो कॉन्फिडेंस किस हाउस में? सर कॉन्फिडेंस है लोकसभा में।
कल अगर हमें चेक करना है कि आपके पास सही में मेजोरिटी है या नहीं है, हम किस हाउस में चेक करेंगे? क्या हम राज्यसभा में चेक करेंगे? नहीं, हम चेक करेंगे सर लोकसभा में। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी है उसकी सरकार, लोकसभा में जिसके पास कॉन्फिडेंस है उसकी सरकार। अगर आपके पास में लोकसभा में मेजोरिटी यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां लेकर के आएंगे? लोकसभा में लाएंगे, देखने के लिए कि सही में आपके पास मेजोरिटी है भी या नहीं है। तो आज तक सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी जी की सरकार में लाया गया था। 55 एमपी साइन करके जब देते हैं ना स्पीकर को लोकसभा को कि सर हमें लगता है कि ये जो सामने गवर्नमेंट बनी है ना, इनके पास में मेजोरिटी नहीं है, आप टेस्ट करा लीजिए। तो बोलते हैं आपको कैसे पता? बोलते हैं हमें पता है। तो फिर बोलते ठीक है 55 लोग को बोलो, हम टेस्ट करा लेंगे। तो 55 लोग अगर साइन करके दे देंगे ना लोकसभा में कि सर हमें लगता है कि इनकी कॉन्फिडेंस, इनकी मेजोरिटी टेस्ट करना चाहिए, तो स्पीकर साहब बोलेंगे हाँ भैया चलो अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। तो जितने लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के मतलब जिनकी सरकार है, जितने लोग हैं वो सभी लोग आकर के हाथ उठाएंगे कि हम लोग वोट करते हैं कि हमारी सरकार है और हमारे पास मेजोरिटी है। फिर वो वोट काउंट होगा, अच्छा देखो इनके पास 50% से ज्यादा मेजोरिटी, तो भैया आपका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था वो तो फेल हो गया। मतलब इनके पास तो मेजोरिटी है, सरकार तो है इनके पास में, अपोजिशन वालों ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा था वो क्या हो गया? फेल हो गया। और अगर वो मोशन पास हो गया सही में, अगर राष्ट्रपति साहब मतलब अगर सही में स्पीकर साहब ने देख लिया लोकसभा की कि यार इनके पास तो सही में मेजोरिटी नहीं है, तो ये तो फालतू में बैठे हुए, तो वहां पे वो सरकार खत्म हो जाएगी, दी हाउस विल बी डिसॉल्व, फिर एक नई इलेक्शन होकर के नई सरकार बनेगी। समझो इस चीज को। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां इंट्रोड्यूस करते हैं? सर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी लोकसभा। पहली बात, क्यों लोकसभा में? क्योंकि जिसके पास कॉन्फिडेंस है लोकसभा में उसकी सरकार है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे 90% बच्चे गलती करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन को आपके संविधान में एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? आर्टिकल 75 बोलता है सर जिसके पास में लोकसभा में मेजोरिटी है उसकी सरकार है, उसके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यही पढ़ा ना हमने, उसके हेड क्या बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो आप खुद सोचो, जिसके पास मेजोरिटी है उसकी सरकार, अगर मेजोरिटी ना हो तो उसकी सरकार रहेगी? नहीं रहेगी। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं ना कहीं आर्टिकल 75 से एक्सट्रैक्ट करते हुए निकलता है। इट इज इंप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 75। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, बट कहीं ना कहीं आर्टिकल 75 से ही नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट ड्राइव होते हुए दिखाई देता है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आर्टिकल नो कॉन्फिडेंस इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ऑप्शन गलत था, नहीं है मेंशन। हम आर्टिकल 25 से इसको समझते हैं, ठीक है। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लोकसभा में मेजोरिटी, उनकी सरकार, उनके प्राइम मिनिस्टर। अब वापस से आते टॉपिक पे, क्या हो अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए सडनली? व्हाट इफ द प्राइम मिनिस्टर डाई सडनली? तो क्या होगा? प्रेसिडेंट अपने पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करके किसी एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते उस पार्टी से, अगर कोई क्लियर सक्सेसर नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गया और पार्टी किसी का नाम आगे नहीं रख रही है, कंफ्यूज है, तो प्रेसिडेंट किसी को भी उस टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टी ने नाम रेकमेंड कर दिया कि देखो इनकी जगह इनको बनाना है, तो राष्ट्रपति उन्हीं को बनाएंगे। वहां पे राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन आप ही नाम नहीं दे रहे कि प्राइम मिनिस्टर मर गए, अब इनकी जगह पे हम किसको रेकमेंड करें, तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं खुद के डिस्कशन का इस्तेमाल करके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 1984 में, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमने जो भी यहाँ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो I'll just ask you for one thing, is that if you really like the video, right, if you're understanding the concept, please mention that in the comment box, because this content is made by Chandan and Rohit. They are doing great job, so these people deserve some appreciation. And if you find key we need to work on some other fronts to improve the quality of the video, also let us know. वीडियो को पॉज करके अपना व्यू डाल सकते हैं, and then you can again pause that video, resume the video, ठीक है। चलो, तो 1984 में एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट जेल सिंह ने किसको? राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर ग्रुप में अपॉइंट किया था। बाद में जाकर के कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने इलेक्ट किया था उनको, लेकिन पहले राजीव गांधी को राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। अगर रूलिंग पार्टी एक नए लीडर को एक्सेप्ट करती है, मतलब इलेक्ट करती है, तो राष्ट्रपति को उन्हीं को ही अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है सर, प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया और रूलिंग पार्टी बोल रही है कि हम चाहते हैं आप इनको प्राइम मिनिस्टर बनाइए, हम सब ने इनके फेवर में वोट किया, तो राष्ट्रपति उन्हीं को बनाएंगे। अगर वो लोग किसी का नहीं नाम देंगे तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी को भी बना देंगे उस पार्टी से, उसी पार्टी से। क्यों? क्योंकि उसी पार्टी के पास में मेजोरिटी है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था दिल्ली हाई कोर्ट का 1980 में, कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर पीएम टू प्रूव majority before appointment. President can appoint first, then ask to prove majority with reasonable time. सही बात है।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसे इंसान को आप प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर रहे हो जिसकी पार्टी के पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो पहले आप उसको अपॉइंट करिए। राष्ट्रपति पहले उनको अपॉइंट करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति साहब बोलिए कि आप हमें कुछ टाइम के अंदर में प्रूव करिए कि आपके पास क्या मेजोरिटी है। तो वो टाइम कितना है? 1 महीना। 1 महीने के अंदर में आपको कॉन्फिडेंस खैर दिखाना पड़ता है राष्ट्रपति के सामने। एनीवेज आगे चलेंगे सर, ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय उनको ओथ दिलाते हैं बिफोर एंटर टू द ऑफिस। ओथ क्या है इनका? कि मैं अपने संविधान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, फेथ के साथ काम करूंगा, देश का सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करूंगा, फेथफुली अपने डिस्चार्ज करूंगा ड्यूटीज को, बहुत बढ़िया से अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करूंगा, और जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं सही काम करूंगा विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी अफेक्शन के और बिना किसी इल विल के। मतलब कोई निगेटिविटी भी मेरे अंदर नहीं होगी, मैं सबके लिए इक्वल रहूंगा। तो देखो प्राइम मिनिस्टर का ये ओथ था। और याद करो प्रेसिडेंट का ओथ क्या था? प्रेसिडेंट का ओथ तो मतलब अल्टीमेट लेवल का है, सबसे सबसे पावरफुल ओथ है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आई विल ट्रूली अपहोल्ड एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाऊंगा, डिफेंड करूंगा और इसको उठाऊंगा, अपहोल्ड करूंगा। मतलब मैं चेक करूंगा कि पूरे लोग इस संविधान को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द अल्टीमेट पोजिशन, राइट? नॉमिनल हेड है वो, संवैधानिक रूप में सबसे बड़े पद पे कोई है तो राष्ट्रपति है। मैंने आपको पिछली क्लास में उनके ओथ के बारे में बताया था, ठीक है? बाकी जितने लोग हैं उनको बोला गया कि मैं संविधान को फॉलो करूंगा, लेकिन राष्ट्रपति साहब का क्या था? मैं अपने संविधान को अपहोल्ड करूंगा, उठाऊंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो एक ओथ, उसकी ग्रेविटी अलग है और बाकी सभी ओथ की ग्रेविटी अलग है। एनीवेज फिर आपको पता चलेगा, विल नॉट रिवील मैटर्स अंडर कंसिडरेशन एज यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट इन ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। ऑब्वियस सी बात है कि सर मैं अपने मतलब जब तक मैं इस मिनिस्टर पे हूं तब तक उन चीजों को डिस्चार्ज करूंगा, जब मैं इस पद से चला जाऊंगा तो जो भी कुछ मुझे पता रहेगा आई कीप दैट सीक्रेट विद मी, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत बड़ा पद है, आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें पता होंगी जो आम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? जैसे न्यूक्लियर चीजों को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, यू आर अल्टीमेटली द प्राइम मिनिस्टर। कल आप सरकार में ना भी रहे तो आपको कम से कम उन चीजों को प्रोटेक्ट करना, उन चीजों को बाहर नहीं आने देना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना? प्राइम मिनिस्टर का टर्म, सर कोई टर्म नहीं मिक्स किया हुआ है, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स टर्म नहीं दिया हुआ। इन जनरल हमें पता है 5 साल की सरकार होती है, 5 साल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 5 साल के अंदर सरकार डिसॉल्व होगी, प्राइम मिनिस्टर चले गए या फिर से सरकार बन करके आई तो और 5 साल रहेंगे, सिंपल है ना? ओके, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि सर राष्ट्रपति साहब इनको अपॉइंट कर रहे हैं, कल अगर इनको रिजाइन करना है प्राइम मिनिस्टर को तो राष्ट्रपति को ही रेजिग्नेशन देकर के रखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति ही कहीं ना कहीं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे कहीं ना कहीं उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अब एक चीज याद रखो, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं और आप रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति कैन अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर। The only person who has the majority of the house will be appointed as the prime minister, बस ऐसा नहीं किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट दिखाई देगा, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस पीएम एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द मेजॉरिटी। वही बात है, ना ही किसी को ऐसे ही अपॉइंट कर देंगे, ना ही ऐसे ही पीएम को डिसमिस कर देंगे जब तक उनके पास मेजॉरिटी है। यानी कि जब तक मेजॉरिटी है भाई साहब तब तक आपको प्रेसिडेंट साहब कुछ भी नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट दिखाई देगा, अगर प्राइम मिनिस्टर कल कॉन्फिडेंस लूज करते हैं लोकसभा में, क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्फिडेंस लूज करेंगे लोकसभा में या कॉन्फिडेंस लूज करेंगे राज्यसभा में या कॉन्फिडेंस लूज करेंगे दोनों हाउसेस में, तो सर कॉन्फिडेंस कहां लूज कर रहे हैं? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी उसकी सरकार, यानी कि जिसके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस उसकी सरकार। कल लोकसभा में मेजॉरिटी खत्म यानी कि कॉन्फिडेंस खत्म, सरकार गिर गई। तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इंपॉर्टेंट है, नॉट द इंटायर पार्लियामेंट। ऐसा नहीं कि राज्यसभा भी, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकसभा। तो अगर लोकसभा में मेजॉरिटी खत्म हो गई, सर उनको रिजाइन करेगा और प्रेसिडेंट बोलेंगे उनको कि भाई साहब आप डिसमिस करिए, आपको हम डिसमिस कर रहे हैं, फटाफट अपना रेजिग्नेशन दीजिए, यू आर डिसमिस्ड, ठीक है? नेक्स्ट है सैलरी अलाउंसेस की बात करें तो पार्लियामेंट्री टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर का, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इवन जो भी एमपीस है ना, उनके सैलरी अलाउंसेस को पार्लियामेंट अलग अलग बिल्स के थ्रू क्या करता है? पास करता है और बताता है हमें कितना सैलरी और क्या अलाउंसेस को रखना है। I'll just take a minute of your राइट। आप सभी एस्पिरेंट जो भी एनसीईआरटी बुक्स कवर अप कर रहे हैं, अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद द मेंटोरशिप प्रोग्राम। हमारा 24/7 स्ट्रेटेजिक मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपको सारे के सारे मेंटर्स यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आएंगे। हम स्पेशली 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज को कवर अप करेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से डेली बेसिस पर टारगेट्स को कवर अप करते चल रहे हैं। और टेलीग्राम पे अपना ग्रुप चल रहा है यूपीएससी बाय रुपेश, आप वहां भी देख सकते हैं। प्रीसाइजली इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या है कि डेली सुबह उठ करके बच्चे टारगेट्स देते हैं और वो शाम तक अपडेट करते हैं कि उनका टारगेट कितना कवर अप हुआ। तो आप देख सकते हैं ये मेंटोरशिप प्रोग्राम के एस्पिरेंट्स के रिव्यूज हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक बेसिस पर जब आप अपने टारगेट्स को फॉलो करने लगते हो तो आपके अंदर में कंसिस्टेंसी आने लग जाता है, जो बहुत सालों तक बच्चों को हैम्पर करता है। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना यूपीएससी वाले, कभी हाई फील करते हैं कभी लो फील करते हैं, बट मेंटोरशिप में क्या है
कि मेंटर उनको हमेशा एक सेम एनर्जी पे रखता है कि हाई लो नहीं भाई, अपना रूटीन बताओ, टाइम टेबल बताओ, सिलेबस बताओ क्या करो और काम करके दिखाओ। वो इस तरीके से काम कराता है उनसे। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्लस इस तरीके से हम उसमें एमसीक्यू कराते रहते हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दैट इज हाउ दे अपडेट द डेली टारगेट कि उनको क्या आज दिन में पढ़ना है। सभी के टारगेट्स इस तरीके से अपडेट होते हुए आते हैं और शाम को अपडेट करते हैं उन्होंने कितना कवर अप किया। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट ओवर मी ऑन दिस नंबर। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा या फिर आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। चलो भैया वापस से आते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास में क्या पावर है बताने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर। वो एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। जो स्कीम्स जो भी प्लानिंग सरकार करेगी, जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे उन्हीं को इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो सर्वो सर्वा सबसे ऊंचे वाले पद पे बैठे हुए हैं। प्लस उनके जो भी पावर्स हैं वो एक्चुअली में किसके साथ डिसाइड किए जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपस में बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। फिर उसी चीज को वो प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे, उसी चीज को पार्लियामेंट को बताया जाएगा। तो इस तरीके से उनके पावर्स एंड फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं। किसके? आपके प्राइम मिनिस्टर के। चलो तो अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में देखें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ा बॉडी है मिनिस्टर्स का। उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, प्लस उसके अंदर में आपको बहुत सारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स दिखाई देंगे, बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स दिखाई देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी बॉडी होती है, 70 के आसपास में आपको उसमें मिनिस्टर्स दिखाई देंगे। 60-70 मिनिस्टर्स उसमें इजीली दिखाई देते हुए नजर आते हैं। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होता है उसमें मतलब कौन अपॉइंट कर रहा है, तो सर जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि सर इनको ये वाला मंत्रालय दे दिया जाए, उनको वो वाला मंत्रालय दे दिया जाए। वो जिनका भी नाम रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलाते हैं और उनको वो मंत्रालय मिल जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। ही रेकमेंड पर्सन फॉर मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, किसको कौन सा मिनिस्ट्री देना है। एलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियोज, प्राइम मिनिस्टर को लगा कि यार आप डिफेंस मिनिस्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको मैं फाइनेंस बनाता हूं, आप फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको मैं डिफेंस बनाता हूं। तो अगर वो रीशफल करेंगे तो रीशफल हो सकता है। इट इज ऑल अप टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस। प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक मिनिस्टर को बोल दिया कि भैया आप रिजाइन करो तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर वो रिजाइन नहीं कर रहे तो प्राइम मिनिस्टर सीधा बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि इनको डिसमिस करिए। और आखिरकार में इतनी अथॉरिटी क्यों है प्राइम मिनिस्टर के पास? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को लोकल आम लोगों ने उनकी पार्टी को वोट देकर के वहां पे बैठाया हुआ है और जो पार्टी है उसने चुना है कि हम इनको अपना मुखिया मानते हैं। तो अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेवारी उनके सर पे। आप सभी ने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लोग बोलते हैं इनकी सरकार है, उनकी सरकार है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ही इज द सर्वो सर्वा। अगर उनके टाइम पीरियड में कुछ भी गलत होता है किसी मंत्रालय में तो प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा अधिकार है कि आप मंत्री को चेंज करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है लोकसभा में, आपके मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी है लोकसभा में। मोर ओवर आपको अपने लोगों के सामने भी अपनी अकाउंटेबिलिटी रखनी है। तो ये अब कहीं ना कहीं पावर आपके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई देगा। प्लस ही प्रिसाइड ओवर काउंसिल मीटिंग, मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी कौन उसको प्रिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर, जिनके कहने पे पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है वही प्रिसाइड करेंगे, है ना। उन्हीं के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होता हुआ नजर आएगा। जो भी कुछ है गाइड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, जितने भी मिनिस्टर्स है उनको मतलब गाइड करना, डायरेक्ट करना, सब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं, डेथ हो जाती है अगर सपोज करो प्राइम मिनिस्टर का, तो उससे पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो सकता है, पूरी सरकार गिर सकती है। समझो इस चीज को, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो सब कुछ खत्म। रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी मिनिस्टर ओनली क्रिएट अ वैकेंसी। प्राइम मिनिस्टर के अलावा अगर किसी मिनिस्टर का डेथ हो रहा है तब तो वहां पे बस एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है, वहां पे किसी और मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो अपने हिसाब से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेंगे। ये वाले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे ये एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुने गए थे। तो डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के संदर्भ में देखो तो प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि सर हमारी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, क्या हम आगे का मिशन डिसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे साइन करते हैं। भारत सरकार का जो भी दस्तावेज होता है उसमें फाइनल जो सिग्नेचर है वो प्रेसिडेंट का दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर आज हमें इंडिया और चाइना के साथ समझौता करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होगा उस डॉक्यूमेंट में। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बहुत बड़े पद पे है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे ना कि हम चाइना के साथ क्या प्लान कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो 60-70 मिनिस्टर है, 70 मिनिस्टर एक बार तो राष्ट्रपति को जाके घेरेंगे नहीं कि सर हम ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे, जो भी लास्ट कंक्लूजन है वो प्राइम मिनिस्टर के पास आएगा और प्राइम मिनिस्टर आपकी जाकर के राष्ट्रपति को बताएंगे कि सर मैं और मेरे साथ जो मेरी पूरी सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हमने ये प्लान किया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली दी
प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 28। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? ही इज द प्राइम मिनिस्टर, एज सिंपल एज दैट। ड्यूटीज की बात करें सर, तो ही कम्युनिकेट कैबिनेट डिसीजन टू प्रेसिडेंट। जो भी कैबिनेट ने, मतलब जो एक बहुत ही छोटी सी बॉडी है कैबिनेट, बड़े पावरफुल मिनिस्टर्स की, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बताते हैं। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति ने कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा है किसी भी संदर्भ में, तो इंफॉर्मेशन आके बताएंगे। सबमिट मैटर फॉर काउंसिल कंसिडरेशन इफ प्रेसिडेंट डिमांड। अगर प्रेसिडेंट जी बोलते हैं कि अच्छा आप बताइए इसके ऊपर में, आप और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपकी सरकार क्या सोचती है, तो तो प्रधानमंत्री जी अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करके जाके राष्ट्रपति को बताएंगे कि सर हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि अब इससे क्या पता चलेगा, सर ये बहुत बड़े पद पे, इनफैक्ट इसके साथ साथ कुछ बहुत बड़े बड़े पद है, संवैधानिक पद है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, सीएजी, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के मेंबर, इलेक्शन कमिश्नर्स, और इनके साथ में कौन है, फाइनेंस कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं, इन सभी को कौन अपॉइंट करता है? सर इन सभी को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को कौन एडवाइस करता है कि हमें किस मेंबर को कहां पे अपॉइंट करना है? ये एडवाइस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि सर हम चाहते हैं कि इनको अटॉर्नी जनरल बनाइए, तो अटॉर्नी जनरल बन जाएंगे। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अटॉर्नी जनरल मतलब क्या होता है। अटॉर्नी जनरल इज एक्चुअली द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, याद रखना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। यानी कि भारत सरकार का कोई भी मुद्दा है, कोई भी केस है जो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज में भारत सरकार को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल होंगे, जो बहुत बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, इनके पास लॉ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करवाते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके बोलने पे? प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे। एनीवेज, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है? तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर आपके लीडर है लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के लीडर है, तो लोकसभा के भी लीडर है। प्लस पावर देखो तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे अपने पार्लियामेंट को बुलाना है, समन करना। सपोज करो पार्लियामेंट अभी रेस्ट पे, हमें पार्लियामेंट को समन करना है, बुलाना है, ताकि हम कोई बिल पे डिस्कशन कर सके। तो आपके प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि सर आप पार्लियामेंट को समन करने के लिए आदेश जारी करिए, ताकि हम इस बिल पे डिस्कस कर सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इशू है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट साहब को एक एडवाइस दिया, प्रेसिडेंट साहब इज बाउंडेड विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद रखना, प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं बाउंडेड है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से। जो भी वहां से एडवाइस मिलेगा प्रेसिडेंट को वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। इज द रियल हेड। प्रेसिडेंट साहब संवैधानिक पद पे है, तो ही इज द नॉमिनल हेड। तो कहीं ना कहीं जैसे ही राष्ट्रपति को बोलेंगे प्रधानमंत्री को आप पार्लियामेंट को बुलाइए, तो पार्लियामेंट समन हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हमारा जो डिस्कशन था, डिस्कशन खत्म हो गया, पार्लियामेंट के सेशन को अपन खत्म कर सकते हैं, वी कैन प्रोरोग द पार्लियामेंट। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दिया, राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही राष्ट्रपति साहब ये सब करते हुए नजर आते हैं। साथ में सर लोकसभा को डिसॉल्व करना है, हम चाहते हैं कि सर हमें लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, फिर से इलेक्शन करना है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला, प्रेसिडेंट विल डू इट, है ना। इसके बाद में अगर उन्होंने बोला कि सर हमें ये पॉलिसीज को अपने फ्लोर पे बताना है, प्रेसिडेंट विल डेफिनेटली डू इट। मतलब कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इनके बोले हुए चीजों को आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलो करते हुए, क्योंकि उनके पास में बाउंडेशन है दैट द प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और क्या क्या पावर दिखाई देता है? तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो नीति आयोग के चेयरमैन है। नीति आयोग क्या है सर? ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब क्या है? सरकार की पॉलिसीज बनाती है। इट मेक्स पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी पॉलिसीज है वो कौन बनाता है? वो आपको नीति आयोग बनाते हुए नजर आता है। प्लस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, प्लस इंटर स्टेट काउंसिल, प्लस नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। मतलब कुछ ऐसे काउंसिल्स या ऑर्गेनाइजेशन जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच के इशू को रिजॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, उन सभी के चेयरमैन ग्रुप में आपको कौन दिखाई देंगे? सर प्राइम मिनिस्टर साहब दिखाई देते हुए नजर आएंगे, है ना। क्योंकि स्टेट्स के बीच में एक यूनिटी आना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं सेंटर में एक पावरफुल पोजीशन है, तो इन सभी को एक साथ लेकर के चलते हुए नजर आते हैं। आगे देखो क्या दिखाई देगा, जो भी हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब शेप करते हैं। आप देखोगे ना बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के आजकल अलग अलग देशों में क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारा मीटिंग्स दिख रहा है, बहुत जगह जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम साइन कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेकर के आ रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी हो गया। यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्स पर्सन, मतलब अपने सरकार से संबंधित कोई भी चीज है उसको बताते हुए नजर आते हैं। तो ये सब चीज आपको पता चलेगा, इसमें कुछ भी नहीं आनी है। जो एक प्राइम मिनिस्टर का काम होता है वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप सभी ने इसको पढ़ा भी हुआ है, एक बार रीड करेंगे, इट इज ऑलरेडी डन। ठीक है,
तो सर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे क्या पता चलता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडिया के पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर के। बी आर अम्बेडकर साहब ने बताया था कि अगर आप कोई भी पावर है जो प्राइम मिनिस्टर का कंपेयर करना चाहते हैं यूएस में, तो वो आप यूएस के प्रेसिडेंट के से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास में यूएस में पावर है, वैसा कुछ आपको इंडिया में प्राइम मिनिस्टर में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब देखो एक होता है सर केयर टेकर गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो अपोजिशन पार्टी ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्यों? क्योंकि जिसके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस यानी कि मेजोरिटी है तो उसकी सरकार है। तो कल अगर मेजोरिटी हमें प्रूफ करना है कि मेजोरिटी नहीं है, तो हम किसमें प्रूफ करेंगे? जिसमें मेजोरिटी था उसमें प्रूफ करेंगे ना, किसमें मेजोरिटी नहीं है। तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस आएगा। नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? अपोजिशन पार्टी कर रहा है। अगर अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया, 55 लोगों ने साइन करके दिया है, नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस हो गया, वोट कराया गया और सही में नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, पता चला कहने के लिए इनके पास सरकार थी, इनके पास तो मेजोरिटी है ही नहीं, ही इज नॉट हैविंग द मेजोरिटी, इनकी सरकार तो खत्म। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है? उस टाइम पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज द केयर टेकर गवर्नमेंट। अब क्या है केयर टेकर गवर्नमेंट? देखो, इट एग्जिस्ट व्हेन गवर्नमेंट लूजेस लोकसभा कॉन्फिडेंस बट कंटिन्यू टिल अल्टरनेटिव इज फॉर्म्ड, जनरल इलेक्शंस आर पेंडिंग। कहने का मतलब है कि सपोज करो कि एक सामने गवर्नमेंट थी, उसके पास में मेजोरिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, लेकिन फिर भी अभी वो गवर्नमेंट वाले पोजीशंस पे रहेंगे जब तक नया इलेक्शन होकर के नई सरकार नहीं आ रही है। अचानक से ये भी चले गए, अचानक से नया इलेक्शन भी नहीं हुआ, तो सरकार कोई होगी ही नहीं। तो हो सकता है ना देश में क्योस आ जाए, कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कुछ शुरू हो जाए। ऊपर गवर्नमेंट तो होना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक नई सरकार नहीं बन करके आती तब तक भले आपके पास मेजोरिटी नहीं, लेकिन आप बैठ करके अभी उसको कमान पकड़ के चलाओगे जब तक आपके पास में नई सरकार नहीं आती है। तो ये जो गैप है ना कि आपका मेजोरिटी खत्म हो चुका है और नई सरकार अभी नहीं आई है, इसके बीच का जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप में जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केयर टेकर गवर्नमेंट। मतलब आपका बस एक ही काम है कि बस आप केयर टेकिंग करिए, मतलब देश का केयर टेकिंग करिए। कोई नया स्कीम मत बनाइए, कोई नया प्लानिंग मत करिए, कोई नया पॉलिसी मत बनाइए, बस देश का कमान संभाल के पकड़ के चलिए। अभी कुछ टाइम तक सबको होल्ड करके रखिए, जब तक नई इलेक्शन होकर के नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक आपको केयर टेकिंग का काम करना है। That is called as the caretaker government. So no constitutional provision, only a situational arrangement. यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है. The same thing is written here. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं caretaker government. नेक्स्ट है सर केयर टेकर गवर्नमेंट के पास में लिमिटेड रिपोर्ट, लिमिटेड ही पावर होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, वो बस रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक मेजर पॉलिसी डिसीजन। बहुत बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट में कोई इशू आ गया तो ही आप कोई डिसीजन लेंगे, अदरवाइज आप कोई ऐसे मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। यहाँ पे आपको एक और कमेटी दिखाई देगा, इनका नाम है सर थारकुंडे कमेटी। इनके कुछ रिकमेंडेशन थे। इन्होंने क्या बोला है? शुड नॉट अनाउंस न्यू पॉलिसीज। अगर आपके पास में भी मेजोरिटी नहीं है, नई सरकार नहीं आई है, तो आप कोई पॉलिसी नई अनाउंस नहीं करेंगे, आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कोई नया लोन ग्रांट नहीं करेंगे, आप कोई भी नया प्रकार के ऑफिशियल फंक्शंस नहीं करेंगे, आप अवॉइड करेंगे। मतलब आपको बस शांतिपूर्वक बैठ करके अभी अपने देश का केयर टेकिंग करना है जब तक सही मायने में नई सरकार चुन करके नहीं आती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दिखाई देगा सर 1979 में क्या दिखाई देगा? प्रेसिडेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये सब वही सब चीजें लिखी हुई है कि गवर्नमेंट एश्योर इलेक्शन विल बी फ्री एंड फेयर, नो न्यू पॉलिसीज और सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग ऑन इलेक्शंस। वही चीज बताया गया यहाँ पे। केयरटेकर गवर्नमेंट में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को लेकर के अलग अलग रिकमेंडेशन है, यू कैन जस्ट रीड इट, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है वहां पे। एक आता है सर रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। अभी हमने पढ़ा था ना कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन है विद दी लोकसभा। अब हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन है सर प्रेसिडेंट के साथ में। तो देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके मुखिया कौन होते हैं? उनके मुखिया होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति साहब को एड और एडवाइस करते हैं, मतलब किसी भी मुद्दे पे एडवाइस करते हैं। और एक चीज लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उन एडवाइस को फॉलो करना ही है, राष्ट्रपति मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंडेड बाय द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इसको 5 बार रिपीट कर चुका हूं, इसमें गलती मत करना क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस बट मे आस्क फॉर रिकंसिडरेशन वन। अगर राष्ट्रपति को लगता है ना कि यार ये जो मुझे एडवाइस दिया गया ये बहुत जेन्युइन नहीं है, फॉलो तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, जो भी गवर्नमेंट कह रही है आई विल हैव टू फॉलो दैट, लेकिन वो कह सकते हैं कि सर एक बार आप रिकंसिडर करके देखिए कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो आपको लग रहा है सही है। रिकंसिडरेशन के लिए एक बार बोल सकते हैं, अगर एक बार फिर बोल दिया गया तो उनको फॉलो करना ही करना है।
तो आर्टिकल 75 में क्या पता चलता है सर, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं राष्ट्रपति साहब, और जो भी मिनिस्टर्स को राष्ट्रपति ने एडवाइस किया है प्राइम मिनिस्टर को, मतलब राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया है, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब देखो, राष्ट्रपति ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने जो अलग अलग नाम सजेस्ट किया है मंत्री बनाने के लिए, उसको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट, मिनिस्टर मस्ट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो भी मिनिस्टर है उनको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ऑफिस को होल्ड करना है। मतलब अगर कल राष्ट्रपति साहब बोलेंगे तो आप हट जाएंगे, कल राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तो आप मिनिस्टर बन जाएंगे। तो क्या राष्ट्रपति साहब अपने हिसाब से आपको हटा देंगे, बना देंगे? नहीं, राष्ट्रपति साहब को जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे उनको मिनिस्टर बना देंगे, राष्ट्रपति को जिनको बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर की उनको डिसमिस करिए, डिसमिस कर देंगे। समझो, इस तरीके से काम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो पावरफुल कड़ी है वो पीछे से प्लान कर रहा है, लेकिन वो सारा एक्शन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के सारे एग्जीक्यूशन के पीछे प्लानिंग किसका है? पीछे से प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट इज द रीजन व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एज द रियल हेड, पीछे से बैठ के प्लान बना रहा है, और प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल हेड, आगे बैठ करके हर जगह साइन करके उसको लीगल सैंक्शंस दे रहे हैं, जो भी पीछे से प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। आई थिंक अब इसके बाद में इस कॉन्सेप्ट में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी भैया। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ताकि थोड़ा वीडियो को पंप मिले और मुझे भी पंप मिले कि मैं और भी कंटिन्यू होकर के लेक्चर कराऊं। और अभी प्रीलिम्स के टाइम पे ना आप देखना, मैं पॉलिटी का 1-1 पेजेस लेकर के आऊंगा, और वो ऐसे पेजेस लेकर के आऊंगा ना, 1-1 पेजेस, एक पेज में सारे फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स खत्म, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, राइट। और वो एक बार रिवाइज करके जाओ आप प्रीलिम्स में, और देखो आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। आने दो टाइम, दिसंबर आने दो, दिसंबर आने के बाद में विल शो यू कि पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, till the time just be consistent, watch out the lectures and let us know if you like the videos, है ना। चलो जी वापस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये एक सभा की एक साथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। क्यों क्यों लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ये लोकसभा में से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं। मतलब ये समझो, जो लोकसभा है इसी के पास मेजोरिटी है, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी थी उसी की सरकार है ना भाई। यही तो बता रहा हूं मैं कब से। लोकसभा में एक पार्टी ए है, इसको मेजोरिटी मिली, इसकी सरकार बनी, इसके सरकार में कुछ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? जिस हाउस में मेजोरिटी है, जिस हाउस ने आपको सरकार बनाया है, कौन है वो? लोकसभा है। अब इसी पे यूपीएससी का पीवाईक्यू था, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो, उसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और वो स्टेटमेंट गलत है, because council of ministers are not collectively responsible to the parliament, they are collectively responsible to the lok sabha. Why lok sabha? Because lok sabha is the only house where they have the majority, and that is the reason why they have the government, and that is the reason why they are the council of ministers. What if they lack the majority in lok sabha? What if they are not responsible to the lok sabha? They will not be eligible to be minister, they will not be eligible to hold that governance. ठीक है, दिस शुड बी क्लियर ऑल ऑफ यू। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी था। आर्टिकल 78 में क्या है सर? ड्यूटी क्या है पीएम का? बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। मतलब आप प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को चाहिए आप वो बता रहे हैं, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित मैटर्स बता रहे हैं, अपॉइंट करना है, रिजेक्ट करना है, सब पढ़ा चुका हूं, बस रीड करना है, आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही जिक्र किया गया है। आपने संविधान में कहीं भी कैबिनेट मिनिस्टर का जिक्र नहीं सुना होगा, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में अमेंड करके डाला था, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा जो संविधान लिखा था, उसमें उन्होंने बार बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही जिक्र किया, उन्होंने कहीं भी कैबिनेट का जिक्र नहीं किया। लेकिन आज आप देखो हर जगह न्यूज में, हर जगह कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्यों आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स एक ऐसी बॉडी है जिसको बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके डाला था। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगर 70-75 मिनिस्टर्स हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत छोटी बॉडी, उसमें 30-35 मिनिस्टर, एकदम ऐसी छोटी सी बॉडी है, 30 से 32 मिनिस्टर, दैट इज द कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस है, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में फटाफट आएंगे सर। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश मॉडल से मिलता जुलता है, ब्रिटिश मॉडल का पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए गए जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये दोनों इनको हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और ये लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना।
लोकसभा, अभी बताया मैंने, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू था, इस बार पूछ दे तो गलती मत करना, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, गलती मत करना। ये सब लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा में ही इनकी मेजोरिटी थी, तो ये लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 74 75 में तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हमें दे दिया हुआ है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में देखोगे आर्टिकल 75 में क्या पता चलेगा, वही चीजें आपको यहाँ पे आती हुई नजर आएंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर के कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड हैं, प्रेसिडेंट जो है वो उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, मतलब जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दिया है प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब समझ करो कि अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कल प्रेसिडेंट साहब को रिटर्न में दे दिया कि सर हमें लगता है कि ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि हमें अपने देश में इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी लगाएंगे, एज सिंपल एज दैट। समझो इस चीज को, ठीक है, रिटर्न में दे दिया तो लगाना पड़ेगा, तो यही बात है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सी बात, जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया, लिसन दिस केयरफुली, जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स के द्वारा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो भी एडवाइस राष्ट्रपति को दिया हुआ है, उस एडवाइस के ऊपर में कहीं भी आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि जुडिशरी कभी भी उस एडवाइस के अंदर नहीं आ सकती, मतलब जुडिशरी कभी भी एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे नहीं आ सकती, बिकॉज एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। पहले ही बता चुका हूं, हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों का अलग अलग पावर है, तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर है, तीनों में कोई जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अगर सपोज करो कल प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट साहब को, तो उस एडवाइस को आप जुडिशरी में नहीं ले आ सकते कि सर ये एडवाइस दिया गया था, ये गलत था, ये सही था, ऐसे था वैसे था, कुछ भी नहीं, उसमें जुडिशरी इंटरफेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज जुडिशरी एक अलग ऑर्गन है और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ये एक अलग ऑर्गन है। ये लोग एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी तो आपको पता है जुडिशरी है, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कहां मेंशन किया गया है फटाफट बताओ, पढ़ाया है मैंने आपको, डीपीएसपी, जाकर के देखो डीपीएसपी वाला सेशन, मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी में सर आर्टिकल 50 के अंदर में आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देगा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन दी जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और मैंने उस सेशन में ये भी बोला था कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीपीएसपी मेंशन अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, वो गलत हो जाएगा, याद रखना। डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो 2 बॉडीज के बीच में बोला गया है, एक है जुडिशरी और एक है एग्जीक्यूटिव। ये मैं आपको वहां पे पढ़ा चुका हूं, और सेम चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। बोलो ये सुनो, आ रहा है, ठीक है, तो इसको जाकर के देखना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ सारे एस्पिरेंट को 25 डेज चैलेंज इंडियन पॉलिटी का, इट्स अ बून फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज यहाँ पे जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ट्रस्ट मी, दिस इज completely unpaid and the content quality is something which match with the paid classes, तो इसको genuinely देखना है, ठीक है। I know after a few years when Power IAS will have a substantial number of subscribers, people will come and watch this video, but if you want to give your attempt, do not judge the video on the basis of views or the channel strength, because the content is premium. You can go and compare this with the NCRTs or the Lakshmikant or the DD Basu, you will understand that, hopefully it makes sense to you, right? चलो, प्रोविजंस रिगार्डिंग द मिनिस्टर्स आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति को बोलने पे। एक कमाल की बात, आपके लोकसभा में एक अमेंडमेंट हुआ, 91st अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ। क्या हुआ सर? 91st अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन किया गया, और ये संशोधन हुआ सर 2003 में। इस पर्टिकुलर संशोधन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रेंट, मतलब स्ट्रेंथ को फिक्स कर दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट मैक्स कितने बड़े हो सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। और वो फिक्स स्ट्रेंथ क्या है? तो ऐसा बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, याद रखना, लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब द टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी इक्वल टू द 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, और they have to be lower than the 15% of total strength of लोकसभा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो टोटल स्ट्रेंथ है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो लोकसभा के कंप्लीट टोटल स्ट्रेंथ का 15% होना चाहिए या 15% से कम होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो काउंसिल साइज क्या है? लेस देन और इक्वल टू 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। इसको 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर में जोड़ा गया था, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? डिस्क्वालिफाइड एमपीस, एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर सपोज करो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको हटा दिया गया कि आज से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि किस किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं तो आप मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। मतलब एक चीज को याद रखना, एक इंसान मिनिस्टर कब बनता है? एक इंसान मिनिस्टर तब बनता है जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, ये एक नियम है, ठीक है।
अगर आपको कल मिनिस्टर बनाया गया है, अगर आपको कल मिनिस्टर बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला प्रेसिडेंट जी को कि इनको मिनिस्टर बनाओ, प्राइम मिनिस्टर ने बोला रुपेश को मिनिस्टर बनाओ, मैं कल मिनिस्टर बन जाऊंगा इवन दो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मिनिस्टर बनने के बाद मुझे 6 महीने के अंदर में, कितने टाइम में सर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर में क्या बनना पड़ेगा, आई विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी हाउस से मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा अगर मुझे मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। कितने टाइम में, 6 महीने में। अगर मैं 6 महीने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाता हूं तो मैं मिनिस्टर नहीं रहूंगा। तो एक मिनिस्टर, याद रखना, वो तभी मिनिस्टर है जब वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अगर सपोज करो एक इंसान वो मिनिस्टर है और उसने कुछ ऐसी गलती की कि उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि भाई ऐसी गलती पे हमारे यहाँ पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट नहीं हो सकता, आप नहीं रह सकते, तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट से चले गए, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आप ऑटोमेटिकली मिनिस्टर के भी पोस्ट से चले जाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। डिस्क्वालीफाई कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या प्रोविजंस लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन लिखा हुआ है, इसको मैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पार्लियामेंट की नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास मतलब पार्लियामेंट की 2 क्लासेस होगी, नेक्स्ट क्लास में पार्लियामेंट अपन स्टार्ट कर देंगे, उसकी अगली क्लास में हम ये टॉपिक्स को भी कवर अप कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मिनिस्टर कहीं ना कहीं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ऑफिस होल्ड करते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा दे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये कि जब प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तभी हटाया जाएगा, ठीक है। इन सभी की कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये सब एक साथ रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, ठीक है। ये सेक्रेसी का भी ओथ लेते हैं कि भाई साहब मेरे को जो पोस्ट दिया गया है मैं उस हिसाब से काम करूंगा, ठीक है। ये अगर एमपी नहीं है तो इनको मेंबर मतलब पार्लियामेंट में 6 महीने के अंदर में एमपी बनना पड़ेगा अगर इनको मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, जो मैंने आपको भी समझाया। प्लस इनकी जो भी सैलरी अलाउंस है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। बाकी चीजें ना आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में और दिखाई देगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये भी कमाल की चीज है। भारत सरकार का जो भी गवर्नमेंट एक्शन है, जो भी गवर्नमेंट एक्शन है, हमेशा याद रखेंगे राष्ट्रपति के नाम पे होगा। लेकिन ये नाम पे तो राष्ट्रपति के है, लेकिन प्लान किसका है कि अपना क्या कंडक्ट होना चाहिए, प्लान इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्लान कर रहे हैं और हम नाम किसका दे रहे हैं, वी आर गिविंग द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट साहब। मैंने कहा ना, ही इज द नॉमिनल हेड, सबसे आगे इनको कर दिया। प्लानिंग पीछे से प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहे, लेकिन नाम है आगे राष्ट्रपति का, ठीक है। प्लस जो भी ऑर्डर्स है, इंस्ट्रक्शन है, वो प्रॉपर तरीके से उसमें मेंशन किए जाएंगे। प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बना सकते हैं कि किस तरीके से कौन से मिनिस्टर को क्या काम करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है, और ये डिस्क्रिप्शन प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट उसी हिसाब से रूल बनाएंगे। आर्टिकल 78 बोलता है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनसे संबंधित जो भी चीजें आप प्रेसिडेंट को बताएंगे, प्रेसिडेंट जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे आपको बताना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब वही चीजें, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्टफ। अब ये एक इंपॉर्टेंस आता है सर, राइट ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके कुछ अधिकार है, समझो। अब जो भी इंसान मिनिस्टर बनाया गया है वो दोनों हाउस में से किसी हाउस का मेंबर हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इफ यू हैव टू बिकम अ मिनिस्टर, ठीक है, तो मिनिस्टर बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। या तो आप लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाओ, फिर आप राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाओ। किसी भी हाउस से आप एमपी होने चाहिए, तभी आपको मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ओनली देन यू विल बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अगर आप मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं और सपोज करो आप राज्यसभा के एमपी है, तब भी आपके पास में प्रिविलेज है कि अगर लोकसभा में डिबेट हो रहा है तो आप लोकसभा में भी जाकर के बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप राज्यसभा से एमपी थे तो आप राज्यसभा में ही बैठेंगे, नहीं। चूंकि आप मिनिस्टर है तो आपके पास में एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे राज्यसभा के जो मिनिस्टर नहीं होंगे, तो वो राज्यसभा में ही बैठेंगे, वो कभी भी लोकसभा में नहीं बैठ सकते। सिमिलर थिंग गोज टू लोकसभा। बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो लोकसभा में होंगे, वो मिनिस्टर नहीं होंगे, तो वो राज्यसभा की डिबेट में नहीं बैठ सकते, वो लोकसभा में ही बैठेंगे। आप मतलब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अपने हाउसेस में बैठते ही हैं। लेकिन चूंकि आप एक मिनिस्टर है तो आपके पास में प्रिविलेज है कि आप किसी भी हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप दोनों में से किसी हाउस में बैठ करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन प्रोसीडिंग्स में। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर में सवाल पूछा जाएगा तो आपको अपनी सरकार को डिफेंड करते हुए उन सवालों का जवाब देना है, तो किसी भी हाउस में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर्स कैन स्पीक, पार्टिसिपेट, अटेंड जॉइंट सिटिंग कमिटी, कैन वोट ओनली इन देयर ओन हाउस। ये इंपॉर्टेंट है। जब वोटिंग होगा ना तो वो सिर्फ अपने हाउस में वोट करेंगे। सपोज करो एक एमपी है, वो राज्यसभा के, और इनको मिनिस्टर बना दिया गया, डिस्कशन हो रहा है तो ये लोकसभा में जाकर के बैठ सकते हैं, उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में वोट होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर थे, ये राज्यसभा में ही वोट होगा तो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वोटिंग में राज्यसभा में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन डिस्कशन में किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा? कैन वोट ओनली इन देयर हाउसेस।
नेचर ऑफ एडवाइस क्या है सर? तो बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट बता चुका हूं आपको, कॉन्फिडेंशियल है, और यही सब केसेस यहाँ पे दिए हुए, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट कवर कर चुके होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है मिनिस्टर का? राष्ट्रपति करते हैं, जो भी मिनिस्टर्स का नाम वो देंगे, प्राइम मिनिस्टर उनको राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे, राइट। इनका ओथ कौन दिलाते हैं? तो ओथ इनको प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं, और ओथ भी इनका वैसा ही है जो अपने प्राइम मिनिस्टर के जैसा ओथ देखा था। किसके कहने पे इनको ओथ दिलाया जा रहा है? जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका नाम रेकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को, उनको प्रेसिडेंट के रूप में ओथ, सॉरी, जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर दिया, तो प्रेसिडेंट उनको बुला करके ओथ दिलाएंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस स्टफ, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं। देखो, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। कल अगर ट्रेन पलट रही है तो रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ आप मोदी सरकार से पूछ सकते हो कि सर आपकी सरकार में ट्रेन क्यों पलट रही है? क्योंकि सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे हमसे मत पूछो, हम तो बस पैसा देखते। नहीं भाई, आप सभी मिलकर के सरकार बनाए, आपके पास में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एक गलती करेगा तो हम दूसरे से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब आप इस चीज को समझो, जब भी कोई सरकार बनती है वो एक कलेक्टिव वर्क होता है, इंडिविजुअल वर्क नहीं होता है। सो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, राइट। एंड ऑन अ पैरेलल नोट दे आर आल्सो सेड टू बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर है, देश का फाइनेंस नीचे जा रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अगर आप ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, आप डिफेंस मिनिस्टर है, राइट, देश के ऊपर में कोई डिफेंस अटैक्स होने तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब दे आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ठीक है। चलो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरा का पूरा जो आपके पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे ना, सब रिजाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थे। जब नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो कलेक्टिवली सब रिजाइन कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस एक ही रिजाइन करेगा, नहीं, सब रिजाइन, बिकॉज यू गाइस आर वर्किंग इन अ टीम, एक टीम की तरह आप काम कर रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बोल चुका हूं, कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है उसको सारे मिनिस्टर्स मानेंगे। सभी मिनिस्टर्स का काम है कि आपको कैबिनेट डिसीजन को फॉलो करना है। अगर मिनिस्टर डिसएग्री कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो, अब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और आप सब, आप मिनिस्टर है, आप मिनिस्टर है और आप अपनी पार्टी के बात को सहमति नहीं दिखा रहे, तो आपको क्या बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि भाई आप रिजाइन कर दो, या तो आप हम सबके साथ में चलो या फिर आप रिजाइन करो। आप बोलोगे नहीं मैं रिजाइन भी नहीं करूंगा, आपके साथ भी नहीं चलूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कोई बात नहीं, वो फटाफट बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि इनको बोले डिसमिस करने के लिए। अब ये मिनिस्टर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रेकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया, प्रेसिडेंट ने इनको रेजिग्नेशन दे दिया, ये चले गए घर पे। तो देखो कितना बैलेंस सिस्टम है हमारे पॉलिटी का, राइट। और ये जितना क्लियर आपको दिखाई देगा ना, जितना क्लियर दिखाई देगा उतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, और उतना आप प्रीलिम्स के कितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचोगे। ये क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, और ये क्लैरिटी आ जाएगा बस कंसिस्टेंट होकर के सीरीज को देखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक आध दो वीडियो देख करके चलेगा, नहीं, पूरी सीरीज देखो, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता चुका हूं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट साहब के प्लेजर पे अपॉइंट किए गए हैं। प्रेसिडेंट अगर किसी मिनिस्टर को हटाते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, तो सिर्फ और सिर्फ वही मिनिस्टर हटे जाएंगे, राइट। तो कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये कमाल की बात है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझो इस चीज को। देखो, राष्ट्रपति जैसे इंडिया में आपको दिखाई देते हैं ना, वैसे इंग्लैंड में आपको किंग दिखाई देते हैं। द वे यू सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन अ पैरेलल नोट यू सी किंग एंड क्वीन इन द इंग्लैंड। तो हम अपने देश को रिपब्लिक क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल कि हमारा देश रिपब्लिक है? क्योंकि हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, ये इलेक्ट होकर के आते हैं, ही कम्स विद एन इलेक्शन। हम हर 5 साल में अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा देश क्या है? इट इज रिपब्लिक। क्या हम इंग्लैंड में, क्या इंग्लैंड अपने किंग को इलेक्ट करता है? क्या नहीं। वहां पे सिस्टम क्या है? वो राजा है, उनके बेटे राजा, उनके भी बेटे राजा, हेरिडिटरी चल रहा है। तो इंग्लैंड कभी भी नहीं कहेगा कि मैं रिपब्लिक हूं। जैसे हम कहते हैं ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आप सभी ने देखा होगा, अगर किसी का पासपोर्ट बनता है तो उसके पासपोर्ट पे सबसे पहले क्या लिखा होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। क्यों? क्योंकि आपके देश में जो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब संविधान में जो सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान है, उसका भी इलेक्शन हो रहा है। मतलब कोई यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं है, जनता, हमारी सरकार चल रही है यहाँ पे, इस लेवल की ऑटोनॉमी है, इसलिए हम अपने आप को रिपब्लिक कहते हैं। इतना इंग्लैंड में भी नहीं है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। देखो, सबसे कमाल का रीजन क्या है? नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? ब्रिटेन में, जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया में कोई भी ऑर्डर साइन होता है, कोई भी ऑर्डर पास होता है, तो प्रेसिडेंट साहब पास करते हैं, प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं, फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है।
ब्रिटेन में सेम काम किंग करते हैं, वहां के जो राजा होते हैं। सो एवरी किंग ऑर्डर काउंटर साइंड बाय द मिनिस्टर, मतलब वहां पे जो राजा है वो किंग है, तो हर ऑर्डर को किंग साइन कर रहा है, और किंग ने अगर उस ऑर्डर को साइन कर दिया तो उसके नीचे काउंटर साइन में एक मिनिस्टर भी साइन करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो ब्रिटेन में फाइनेंस से संबंधित कोई एक बिल साइन किया गया, तो राष्ट्रपति ने ऊपर सिग्नेचर किया और नीचे में उनके मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी साइन कर दिया। अब ये साइन क्यों करते हैं, ये मिनिस्टर साइन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो बिल बाद में जाके इलीगल होता है, उसका कुछ नेगेटिव आउटफ्लो होता है, अगर वो इलीगल होता है तो मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि भाई आपकी गलती है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक सिद्धांत है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, भले वो ऑर्डर पे राजा का सबसे ऊपर सिग्नेचर था, राइट। तो लेकिन राजा की गलती नहीं है, उस राजा के नीचे आपसे साइन कराया गया कि भैया आपने प्लान करके राजा को बताया था कि हमें ये स्कीम लेकर के आना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। राजा की कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर साइन, ठीक है। क्या कहा गया इसको कहा गया काउंटर साइन। एवरी किंग ऑर्डर काउंटर साइन बाय ए मिनिस्टर, किंग का जो भी ऑर्डर है उसको एक नीचे मिनिस्टर से काउंटर साइन कराया जाता है कि कल अगर ये आदेश गलत हो गया, इलीगल हो गया, तो जिम्मेवारी मंत्री जी की है, राजा की तो नहीं है भैया, क्योंकि राजा कुछ तो गलत नहीं कर सकता। सिंपल इज दैट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया नो प्रोविजन फॉर मिनिस्टर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपने देश में ना मिनिस्टर्स के ऊपर में कोई ऐसा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन नहीं डाला हुआ है, क्योंकि आप ऊपर देखो ना, ऊपर भी लग रहा है बेचारे एक इंसान को फंसाया जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। हमने यहाँ पे कोई ऐसा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाला हुआ है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के नीचे कोई भी काउंटर साइन करने की आवश्यकता नहीं है। और भी कमाल की बात, प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो क्या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ऑर्डर ले रहे हैं, नहीं, उनको जो एडवाइस किया गया प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उनके बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया है। तो कल अगर वो डिसीजन गलत भी जाता है तो कोर्ट कभी भी प्रेसिडेंट से ये नहीं बोलेगा कि अच्छा ये बताओ आपको एडवाइस क्या दिया गया था, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जुडिशरी इज डिफरेंट एंड दिस एडवाइस गिवन बाय द पीपल, दे आर एग्जीक्यूटिव्स, दे आर डिफरेंट, दे कैन नॉट इंटरवीन, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर। तो जुडिशरी कभी भी इंटरवीन नहीं कर सकते। अच्छा कि ये बताओ कि आप जो राष्ट्रपति साहब ने जो डिसीजन लिया था, आपको एडवाइस क्या दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, नहीं कह सकते। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। सो कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, बिकॉज कोर्ट इज जुडिशरी and this minister and the president is the executive. There is a strong separation of power between judiciary and executive. It is given a directive principle of state policy under article 50 of Indian constitution, as simple as that. अब मुझे लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग क्लियरली, ठीक है। चलिए आगे, चलो भैया। अपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, द कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, क्या क्या मिनिस्टर दिखाई देंगे, कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन में आपको कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में कौन कौन से मिनिस्टर दिखाई देते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कुछ बहुत ही खास मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब के सब कैबिनेट मिनिस्टर है, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कुछ ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए इंडिपेंडेंट चार्जेस को लेकर के, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। कुछ कुछ डिप्टी मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो इन सभी को जोड़ करके क्या बनाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ बोला गया है सर 15% ऑफ लोकसभा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 91st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पास कर दिया गया, ठीक है। कितना, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही बहुत ही छोटे मिनिस्टर्स, मतलब पॉपुलर मिनिस्टर्स को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। तो अगर मैं एक ड्राइंग बनाऊं तो ड्राइंग आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दीज आर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सर ये हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन हो गए ये सर, ये हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये पूरे के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ठीक है। अब इन कैबिनेट मिनिस्टर में भी सर ये जो है, ये है आपके एक इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर। तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी बॉडी, तो पावर है इनके पास में, ठीक है। लेकिन जैसे हम कैबिनेट पे आ जाएंगे, छोटी बॉडी और पावरफुल हो गई, समझो, ठीक है। अब इस कैबिनेट मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर सिंगल मैन बॉडी, ये भी एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कैबिनेट अपॉइंट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं। तो अब देख रहे हो इसको किस तरीके से पावर छोटा, मतलब जैसे बॉडी छोटी होती जा रही है वो पावरफुल होती जा रही है। If the body is getting smaller in size, body is getting more powerful. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो कैबिनेट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपैरिजन में देखोगे तो कैबिनेट क्या है, इट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी। तो वो क्या पता चलेगा, कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सही बात है सर, है ना। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है ये, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये सर,
कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा है, एडवाइस बाइंडिंग है ना। क्राइसिस मैनेजमेंट इन इमरजेंसी, अब देखो सारे पावर्स कैबिनेट के पास। अब कहते हैं ना कैबिनेट की बैठक चल रही है, पाकिस्तान के साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब कैबिनेट की बैठक चल रही है, मतलब कुछ खतरनाक होने वाला है। कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी छोटे होते हैं और उनसे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वहां पे जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब एक बहुत छोटी बॉडी, किचन कैबिनेट मतलब बहुत छोटी, किचन कैबिनेट मतलब ये कैबिनेट से भी, इसको बोलते हैं अपन इनर कैबिनेट, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर में सपोज करो 30 मिनिस्टर्स हैं, तो किचन कैबिनेट में 5-7 बहुत छोटे, मतलब प्राइम मिनिस्टर के कुछ बहुत ही करीबी दोस्त, हो सकता है वो करीबी दोस्त मंत्री ना हो, वो भी किचन कैबिनेट का पार्ट बन सकते हैं, प्लस कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो चाय वाय पे बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अपने देश को ये पॉलिसी लेकर के आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसको बोलते हैं हम सर किचन कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल दिस एज किचन कैबिनेट, जिसको हम इनर कैबिनेट भी कहते हैं। सो वी कॉल दिस एज फॉर्मल कैबिनेट, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट बॉडी, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफिशियल, और इनर कैबिनेट में, इनर कैबिनेट जिसको आप किचन कैबिनेट कहते हैं, इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट। किचन में कैसे कुछ लोग खासी लोग होंगे जो किचन में जाके खाना बनाएंगे, ऐसा नहीं है ना कि आपके घर में कोई आपका गेस्ट आए और वो किचन में खाना बनाए। किचन में कौन जाता है? जो आपके घर के बहुत ही खास हो, जिनको सब लोग जानते हो, बहुत ही अच्छे रिलेशन में हो, आपकी माँ है, आपकी सिस्टर है, वही किचन के, मतलब वैसे बहुत करीबी लोग, दे आर द पार्ट ऑफ द किचन कैबिनेट। तो इसमें आपको पीएम के साथ उनके ट्रस्टेड कलीग, अब ट्रस्टेड कलीग में वो हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर हो सकता है वो आउटसाइडर हो, कोई फ्रेंड और फैमिली के रोल का इंसान हो, मिनिस्टर ना हो, वो भी किचन कैबिनेट के अंदर काम कर सकता है। इंदिरा गांधी के एरा में किचन कैबिनेट बहुत पावरफुल था, इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल। और इंदिरा गांधी के ही टाइम पे सर सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं, सॉरी, इंट्रोड्यूस हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस मैक्सिमम टाइम्स किसके टाइम पीरियड में सर? इंदिरा गांधी जी के एरा में, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के एरा में बहुत कुछ हुआ था, वो पॉलिटिकल चीजें, इमरजेंसी भी लगती है, ऑल दैट, इसमें अपने को जाना नहीं है। अब मेरिट क्या है किचन कैबिनेट का, डिमेरिट क्या है, बताने वाली बात है नहीं, आप लोग देखोगे आपको पता चल जाएगा, छोटी बॉडी है, ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। डिमेरिट देख लो कि बहुत ही रिड्यूसेस अथॉरिटी ऑफ फॉर्मल कैबिनेट, फॉर्मल कैबिनेट की अथॉरिटी को कम करे, क्योंकि कैबिनेट के कुछ ही मिनिस्टर किचन कैबिनेट का पार्ट बन रहे हैं, तो कहीं मेरिट होगा कहीं डिमेरिट होगा, वही चीज यहाँ पे दी हुई है सर। इसके बाद में आज की क्लास का लास्ट टॉपिक इज अटॉर्नी जनरल, है ना। मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, एंड आफ्टर दिस वी आर डन विथ टुडेज क्लास। सो अटॉर्नी जनरल एक ऐसा पद है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, आर्टिकल 76 में दिखाई देगा। और अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं सर? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, आर्टिकल 76 में दिखाई देंगे, और साथ में आपको पता चलेगा इनके बारे में कि ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैं आपको इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, अगर हम अटॉर्नी जनरल साहब की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अपन आर्टिकल 76 पार्ट 5 वॉज यूनियन एग्जीक्यूटिव, पहले आपको बता चुका हूं कल की क्लास में, तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव के अंदर में दिखाई देंगे। तो कौन है अटॉर्नी जनरल? सर अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, हमारे देश के सबसे बड़े वकील है, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो। मतलब भारत सरकार के ऊपर में अगर कोई केस होता है तो उस केस में भारत सरकार का पक्ष कौन रखेंगे? जो अटॉर्नी जनरल साहब होंगे, बिकॉज इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, he will put government of India in that particular case, है ना, he'll represent government of India। तो अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब इनको अपॉइंट करते हैं। प्लस इनका क्वालिफिकेशन क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य हैं, तब जाकर के इनको हमने हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बनाया। देखो बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है, राइट। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जज ऑफ हाईकोर्ट होने चाहिए 5 साल तक, या फिर हाईकोर्ट में एडवोकेट हो वो 10 साल तक, है ना, बहुत ही अच्छे ज्यूरिस्ट हो, राष्ट्रपति के ओपिनियन में काफी अच्छे खासे ज्यूरिस्ट हो। अगर इन क्राइटेरिया में वो आ रहे हैं तो ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। टर्म्स की बात करें तो सर संविधान में कहीं भी इनके पास में कोई फिक्स टर्म नहीं दिया हुआ है, कितने ही टाइम तक ये रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी फिक्स टर्म नहीं है सर। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब राष्ट्रपति साहब के प्लेजर में उस ऑफिस को होल्ड करते हुए
नजर आते हैं। कौन नजर आते हैं? आपके अटॉर्नी जनरल। जब राष्ट्रपति को लगेगा हटाना है तो हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हटा दीजिए तो हट जाएंगे। तो जैसे सरकार बदलती है ना, वैसे आपके अटॉर्नी जनरल भी बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी गवर्नमेंट आती है ना, वो अपने लॉ ऑफिसर चुनते हैं कि चलो मेरी सरकार आ गई, मेरे हिसाब से ये बहुत ही काबिल वकील है, इनको मैं अपना अटॉर्नी जनरल बनाना चाहता हूं, ताकि अगर हमारे ऊपर में कोई केस हो तो ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। कल हमारी सरकार चली गई, कोई और आए, उन्होंने अपने हिसाब से कोई दूसरा अटॉर्नी जनरल अपना अपॉइंट कर लिया, तो जिसको भी राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति उनको बुला के वो दिला देंगे, वो भाई साहब बन जाएंगे अटॉर्नी जनरल। तो उनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट आपको कौन बोलेगा हटाने के लिए? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट हटा देंगे। वो रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को बोल करके। कन्वेंशन क्या है कि अगर वो रिजाइन करेंगे तो सरकार बदल जाएगी, और उनका जो रेन्यूमरेशन है, जो भी सैलरी, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेंगे। ड्यूटी क्या है सर? इनको लीगल एडवाइस देना है भारत सरकार को। अब कोई एक लीगल डिसीजन लेना है कि यार ये हम आर्टिकल लाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो लीगल रूप से वो एडवाइस देंगे, सर ऐसे करेंगे तो कोर्ट में हमारे फेवर में ये चीजें जाएंगी। बहुत बड़ी चीज होती है ना, सरकार कोई भी एक्शन ले, 50 तरीके की इंप्लीकेशन है, तो उसको एक इंसान चाहिए जिसके पास में लॉ की बहुत तगड़ी पकड़, तो वो लीगल एडवाइस देते हैं। प्लस सारे के सारे जो लीगल ड्यूटीज हैं वो करते हैं वो, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जहां पे उनसे बोला जाता है वो सारे के सारे ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, ड्यूटी असाइंड बाय दिस, तो ये आपको पता ही है सर, ड्यूटी असाइन में क्या ही है कि अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुका हूं सर, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपीयर होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये सब तो छोटी मोटी चीजें ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर, राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल। इनके पास में अधिकार है कि ये लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में किसी हाउस में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही एंजॉय प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ एमपी। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने प्रिविलेज दिया है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने इम्यूनिटीज दिया, वो सब के सब इनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोकसभा या राज्यसभा में कानूनी रूप से सरकार को घेरा जाए, सरकार के ऊपर में सवाल पूछा जाए, तो सरकार बोलेगी हमारे अटॉर्नी जनरल बताएंगे। तो अटॉर्नी जनरल भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में बैठ सकते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा में बैठने वाले एमपीज को जो भी सुविधा दी जाती है, क्योंकि ये भी बैठ सकते हैं उसमें, तो इनको भी वो सुविधा दी जाएगी। बस डिफरेंस इतना है कि इन्होंने एमपी बनने के लिए, मतलब ये एक एमपी नहीं है, ही इज नॉट एन एमपी, तो ये कोई इलेक्शन लड़ करके एमपी नहीं बने हैं, ना इनको नॉमिनेट करके एमपी बनाया गया। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस इसलिए ताकि ये सवालों का जवाब कर सके, लीगल पर्सपेक्टिव में सरकार को आगे बता सके, ठीक है। तो इसीलिए इनके पास अधिकार है कि सर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह बैठ सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इन ट्रू सेंस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो इलेक्ट होकर के आते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होकर के आते हैं, आप वो नहीं है। आप इसलिए बैठ रहे हैं पार्लियामेंट में ताकि अगर सरकार से कोई सवाल पूछा जाए लॉ के ऊपर कि आपकी गवर्नमेंट में इस तरीके के इंप्लीकेशंस देखने को मिले, तो अटॉर्नी जनरल अपनी ओपिनियन वहां पे रखेंगे, गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे, इसलिए आपको वहां पे रखा गया है। तो आप वहां पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट वोट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज दिस इज द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहां से काफी बार क्वेश्चन है, यही ट्रैप है, और इस चीज को मैं आपको पहले ही बता चुका था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में सर, ही हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया। देश के किसी भी कोर्ट में कोई भी मुद्दा चल रहा है, अटॉर्नी जनरल किसी भी कोर्ट में बैठ करके सुन सकते हैं। राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ही कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट, ये बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा में। अगर दोनों हाउस का ज्वाइंट सिटिंग हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा अगर एक साथ बैठ रही है, उसमें भी अटॉर्नी जनरल बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके इनको आप मेंबर बना सकते हैं, ये सब काम ये कर सकते हैं। लेकिन सर इनके पास में वोट देने का अधिकार नहीं, वो भी इसलिए नहीं है क्योंकि ही इज नॉट ऑफिशियली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। बस अब ये छोटी मोटी चीजें, इसमें कुछ भी नहीं है। कैन नॉट एडवाइस, होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैन नॉट एडवाइस, अपीयर इन केसेस वेयर ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। वही बात है सर, मतलब उन केसेस में एडवाइस नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट, जिसमें जिसके जिसके मतलब अगर सपोज कोई भारत सरकार के केस को लीड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ही हैज टू फॉलो व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कैन नॉट डिफेंड एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप किसी एक्यूज को क्रिमिनल केस में नहीं बचा सकते। मतलब सरकार के आप वकील है तो आप पहले सरकार का काम करेंगे, आपको कुछ भी करना है तो आप सरकार से परमिशन लेकर के करेंगे। तो ये सब कुछ उनकी चीजें दी हुई है, नॉट अ बिग थिंग। आप इसको रीड करके एक बार में थॉरो रीडिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा जो मैंने आपको बताया था। एंड विद दिस वी फाइनली कंप्लीटेड these 3 चैप्टर्स। हमने सर ये 3 बड़े चैप्टर्स कंप्लीट किए। कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट किए? हमने पहले कंप्लीट किया सर प्राइम मिनिस्टर, फिर हमने कंप्लीट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर हमने कंप्लीट किया अटॉर्नी जनरल। ये तीनों के तीनों दे आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। किसका पार्ट है सर? ये लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज that if guys are able to understand this chapter, please revise it, because जितना रिवाइज करोगे उतना आपको समझ में आएगा। प्लस इस पूरी की पूरी क्लास का आपको कंटेंट मिल जाएगा यूपीएससी बाय
रुपेश, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आप जो 10 बुक्स पढ़ रहे हो, 10 नोट्स पढ़ रहे हो, कहीं नहीं जाना है। जो यहाँ पे नोट्स मिला है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो एंड यू आर डन फॉर द एग्जाम। ट्रस्ट मी, यहाँ सारे क्वेश्चन लगेंगे। जस्ट गो एंड सॉल्व द PYQs. The only condition is revise it as many times as you can and you will definitely see magic happening in front of you. You are able to attempt all the questions correctly. So please keep on working hard and let me know if any problem prevail. I'm always there for all of you. God bless you all. Keep on working hard and see you soon in some other video. If you like the video, please let us know in the comment box. Tab tak all the very best. See you tomorrow with Parliament and God bless you all. Thank you so much. Chalo, take care everyone.